नरेंद्र शास्त्री स्मृति पर्व के अवसर पर आयोजित आज के सारस्वत समारोह के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन जी राय, मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित कवि समालोचक और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी, प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कवि डॉक्टर राम बदन राय जी, पेशे से पत्रकार और लब्ध प्रतिष्ठ कथाकार विनय बिहारी सिंह जी, वरिष्ठ कथाकार और समालोचक डॉक्टर विष्णुदेव तिवारी जी, गाजीपुर से पधारे प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर माधव कृष्ण जी, संचालन कर रहे डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, सभागार में मौजूद आदरणीय अशोक जी, डॉक्टर गणेश कुमार पाठक जी, शशि प्रेम देव जी, हीरा जी, रसराज जी, आशुतोष जी, मोहन जी, विजय मिश्र जी, शलभ जी और तमाम फिनिक्स के प्यारे प्यारे बच्चों और सुनील कुमार पाठक जी, साथ ही ममतामयी आदरणीय स्नेहलता श्रीवास्तव जी, बहन अर्चना, रचना, अमित और परिवार के सभी सदस्यगण और मित्रों, आज का दिन सचमुच मेरे लिए सौभाग्य का दिन है, जब मैं एक ऐसे अप्रतिम रचनाकार को याद करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिनका आत्मीय स्नेह और उनकी सहृदयता मुझे छात्र जीवन से ही मिलती रही है। बलिया में जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज का छात्र था, उन्हीं दिनों नरेंद्र शास्त्री जी से मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब उन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत की थी, सुलभ नाम की वह पत्रिका, जो बाद में रस सुलभ नाम से जानी गई। रस सुलभ। उसके लिए मैंने एक कहानी भेजी थी और उनका पत्र लगभग 2 पृष्ठों का मुझे गांव के पते पर मिला और उन्होंने इच्छा जाहिर की मिलने की। तो मैं यहाँ आया। ये बगल का जो टाउन इंटर कॉलेज है, उसमें वे अध्यापक थे और प्रातःकालीन कक्षाओं में उनका शिक्षण चलता था। तो यहीं आकर मैं पहली बार मिला और उसके बाद उनका इतना स्नेह भाजन बन गया कि मैं खुद जो कुछ हूँ उसका श्रेय मैं नरेंद्र शास्त्री को देता हूँ।
उन्होंने मेरी पहली कहानी उस पत्रिका में छापी। पहला अंक सुलभ के नाम से आया, उसके बाद का जो दूसरा अंक आया रस सुलभ, और उसके बाद जो हमारा आत्मीय संबंध इस कदर प्रगाढ़ होता गया कि मैं पढ़ाई लिखाई के बाद सेवा में चला गया पटना, लेकिन फिर भी जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता तो वे मुझे निश्चित रूप से बुलाते। जब उनको खबर मिलती कि मैं बलिया आ गया हूँ तो टाउन इंटर कॉलेज में वो कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर देते। उन दिनों वह कॉलेज बहुत ही समृद्ध था साहित्य की दृष्टि से। राधा मोहन धीरज प्रसिद्ध गीतकार उसी कॉलेज में थे। शबनम बांसपारी उर्दू के नामी गज़ल गो, और भोला प्रसाद आग्नेय भी बाद के दिनों में जुड़े। तो शास्त्री जी ने शुरुआत की पत्रकारिता और नाट्य लेखन के द्वारा। एक नाटककार के रूप में उन्होंने कई नाटक लिखे जिनके मंचन बांसडीह, बलिया और कई शहरों में हुए और काफ़ी चर्चा में रहे। लेकिन वे मूलतः कथाकार थे और उनके कथा लेखन पर फणीश्वर नाथ रेणु का प्रभाव था। वे उन्हें अपना कथा गुरु मानते थे। कविता के क्षेत्र में वे गीत चेतना के अत्यंत संवेदनशील रचनाकार थे। वैसे उन्होंने ढेर सारी समकालीन कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन गीत गज़ल इसमें वे खुद को समर्पित मानते थे। और वे ऐसे रचनाकार थे जो देश की तमाम पत्रिकाओं में छपते भी थे और मंचों से भी समादृत होते थे। बाहर का कोई व्यक्ति बलिया में आता तो सबसे पहले वह नरेंद्र शास्त्री को खोजता था, और बलिया में न मिलने पर वो बांसडीह चला जाता। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था, उन जैसा और कोई रचनाकार मुझे बलिया में दिखता नहीं है। नरेंद्र शास्त्री अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था थे। आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। रस सुलभ पत्रिका तो निकाली ही, लगातार संघर्ष करते हुए इसके साथ साथ यहाँ के कई अखबारों से भी, पत्रिकाओं से भी बतौर संपादक उनका जुड़ाव हुआ। प्रातःकालीन शिक्षण सेवा की समाप्ति के बाद वे अखबारों के दफ्तर में बैठते थे और शाम तक संपादन का काम करते थे। तो विलक्षण प्रतिभा थी उनमें, और उनकी विलक्षणता का ही पर्याय है ऊसर के फूल। ग्राम्य संवेदना के अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार थे नरेंद्र शास्त्री। विष्णुदेव जी ने पूरा कथानक आपको सुनाया।
मैं संक्षेप में इसकी दो चार बातें बताना चाहता हूँ। ये सही अर्थों में एक ऐसा उपन्यास है जो आदर्शोन्मुख यथार्थ पर टिका हुआ है। इसमें 50 साल पहले का यह उपन्यास उन दिनों 1975 में भोजपुरी कहानियाँ में प्रकाशित होकर एक अंक में प्रकाशित हुआ था और उन दिनों काफ़ी चर्चा में था। उसके बाद रचना प्रकाशन से अगले वर्ष इसका प्रकाशन हुआ और इस प्रकाशन के भी 50 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन आज भी यह एक ऐसा उपन्यास है जो हमें कहीं उद्वेलित करता है, कहीं गहरे संवेदित करता है और हमें अंतर मंथन के लिए विवश करता है। उस वक्त एकल परिवार का बोलबाला नहीं था, संयुक्त परिवार था। लेकिन उस संयुक्त परिवार एक मिनट, चलिए कार्यक्रम में हूँ, बाद में बात करते हैं। बाजारवाद 50 साल पहले शास्त्री जी ने बाजारवाद को देख लिया था और किस तरह संयुक्त परिवार टूटता बिखरता चला जाएगा इसका अंदेशा उन्हें था और उसी को केंद्र में रखकर उन्होंने यह एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों के द्वंद्व शुरू से आखिर तक आपको मिलेंगे। एक तरफ शमशेर जैसा चरित्र उन्होंने गढ़ा, भोजपुरी में जो कहा जाता है कि दरबे से सरबे, चाहबे से करबे, सब कुछ अर्थ ही है और अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ है। तो शमशेर के जीवन का मंत्र यही है, वह अर्थ के पीछे पागल है और वही अर्थ न सिर्फ उसके पूरे जीवन को, उसके परिवार को ले डूबता है, बल्कि समाज में भी उसकी इतनी छीछा लेदर होती है कि वह कहीं का नहीं रहता। इन परिस्थितियों में एक पात्र है राजेंद्र। वो उसकी साहित्य में रुचि है, कविताएं कहानियां लिखता है और जहाँ कुछ समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो मन ही मन अपना प्रतिरोध जाहिर करता है। एक संवेदनशील रचनाकार है वह, किशोर है, युवा है और मुझे लगता है कि नरेंद्र शास्त्री का बचपन, किशोरावस्था उसी पात्र को लेकर उसमें उनकी झांकी मिल सकती है। एक ईमानदार, प्रतिभाशाली रचनाकार
जो उतना ही संवेदनशील है। समाज में जहाँ कुछ घटित होता है उससे वह उद्वेलित हो उठता है। ऐसा ही व्यक्तित्व था नरेंद्र शास्त्री का, और वह राजेंद्र वैसा ही पात्र है। कई स्त्री पात्र ऐसे हैं जो परिवार में, समाज में त्रासदी झेलते हैं। पान वाली एक ऐसी महिला है जो अपने बच्चे को भी अपना नहीं कर सकती। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं। जियनी एक ऐसी पात्र है जिसके जीवन में कश्मकश और संघर्षशीलता भरी पड़ी है। दूसरी ओर बांकेलाल और मालती जैसे चरित्र हैं जो पर दुख कातरता से भरे हुए हैं, और समाज में वो जहाँ कुछ ज़रूरत होती है वहाँ तन मन धन से सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार रहते हैं। तो एक तरफ समाज का सच और दूसरी ओर नीलकंठ की तरह, शिव की तरह गरल पान करते हुए समाज का कल्याण करने की नियत, लगातार चेष्टा, यही इस उपन्यास का लक्ष्य है। और इसमें नरेंद्र शास्त्री को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। इसमें देखिए, समाज का जो सच है वह इसमें उद्घाटित हुआ है, सत्य, और शिवत्व इसमें भरा पड़ा है। जो गरल पान करते हुए समाज के कल्याण की बात करे, ऐसे चरित्र हैं इसमें। और अंततः बंजर में भी यहाँ रिश्तों में इतने बिखराव आ गए हैं, टूटते बिखरते रिश्तों को जोड़ते हुए बंजर में एक खूबसूरत फूल खिलाने की कोशिश नरेंद्र शास्त्री की रही है। और मैं इस अनुपम कृति के लिए उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ। शास्त्री जी जितने बड़े कथाकार थे उतने ही बड़े कवि भी थे। शायद तुम गढ़ सको, इसमें स्त्री चेतना से जुड़ी कई कविताएं हैं। और आखिर में बच्चों के लिए एक पूरा खंड काव्य है, बापू की जय बोलो। महात्मा गांधी का पूरा जीवन, उस जीवन से जुड़े तमाम प्रेरक प्रसंग बहुत ही सरस ढंग से उस खंड काव्य में निबद्ध हैं। और संग्रह के आखिर में वह बाल खंड काव्य है। शास्त्री जी जब रहते थे तो मंचों का संचालन इतना बढ़िया करते थे, स्तरीय संचालन। आजकल तो संचालक का मतलब विदूषक हो गया है, लेकिन शास्त्री जी ने अपने संचालन के द्वारा बलिया अंचल में एक साहित्यिक माहौल तैयार किया था। और जगह जगह गांवों में कवि सम्मेलन आयोजित करते थे। और कई बार मैं उनके साथ बांसडीह के अनेक गांवों में गया हूं।
और यह उपन्यास भी उसी ग्राम्यांचल को केंद्र में रख के लिखा गया है। इसमें प्रकृति की अनुपम छटा भी आपको मिलेगी। सुरहा ताल से लेकर तमाम गांवों की खुशबू ऊसर के फूल में है। और भोजपुरी के भी बड़े अप्रतिम रचनाकार थे, कथाकार थे। मुट्ठी भर माटी उनका कहानी संग्रह है भोजपुरी में। और मॉरिशस से अपने गांव की खोज करते हुए जो सज्जन आए थे और यहाँ अपने गांव की खोज करने के बाद मुट्ठी भर माटी लेकर वो अपने देश लौटे थे, यह कहते हुए कि यह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। उसी शीर्षक से उन्होंने कहानी लिखी मुट्ठी भर माटी। और गांव उनके जेहन में बराबर बना रहा। इसीलिए मैं मानता हूं कि वे ग्राम्य संवेदना के, लोक संवेदना के अप्रतिम रचनाकार थे। कवि सम्मेलनों में अक्सर एक बड़ी सरल रचना सुनाते थे कि दिल्ली वाले बाबू अपने दिल्ली से कह देना, ओ लखनऊआ बाबू अपने मालिक से कह देना कि गाँवों का है ये हवाल, यहाँ मेहनत है फिर भी है रोटी मुहाल। फिर वे कहते हैं कि खुदी हुई है नहरें फिर भी पानी कहीं नहीं है, घर घर में जवान है मगर जवानी कहीं नहीं है। ऐसे रचनाकार थे। और प्रकृति के जब चित्र उकेरते हैं तब भी उसी अंदाज से, आज माटी के मौसम संवारे चांदनी उतरल मन के दुआरे। और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब बहुत कुछ कहना होता है तो आदमी कुछ भी कह नहीं पाता। मैं नरेंद्र शास्त्री जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और अभी विनोद कुमार शुक्ल को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनकी एक कविता है कि दो रास्ते हैं, दो पैर हैं, दोनों अलग अलग उठते हैं, मगर आगे बढ़ते तो हैं। मुझे यह चिंता नहीं कि ये दोनों पैर खलल डाल रहे हैं। मैं खुश हूं, दोनों पैर आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरा संयुक्त परिवार है। तो शास्त्री जी ने उसी संयुक्त परिवार की छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी अपने ऊसर के फूल के माध्यम से। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवती प्रसाद द्विवेदी, जो कि जब विद्यार्थी थे तब से आप लिखते हैं। जैसा कि मैं सुना हूँ, मुझसे भी 50 वर्षों से संपर्क है इनसे। तो क्लास से 7 या 8 में पढ़ते थे तब से इनकी रचनाएं छपने लगी थी। एक तालियां हो जाए आपके लिए, बहुत बड़ी बात है उतनी कम उम्र में। और जबकि कोई सुविधाएं नहीं थी तब से इनकी रचनाएं छपनी शुरू हुई थी। और तब से आप शास्त्री जी के संपर्क में आ गए थे। मैं भी जब यहाँ रहने लगा था उनके माध्यम शास्त्री जी के संपर्क में मैं आया। तो अब मैं शास्त्री जी के संपर्क में बहुत ही एक बलिया बिसरत नाही पुस्तक
प्रोफेसर रामबदन राय की आई थी, जिसमें आप शास्त्री जी के विषय में बहुत कुछ पढ़े होंगे और कैसे उनसे संपर्क हुआ रामबदन राय जी का, और कब तक एकदम जो अंत तक चलता रहा। उसके बाद भी ये नहीं भूले और बलिया बिसरत नहीं में उनका काफ़ी उल्लेख इन्होंने किया है। तो मैं उन्हीं को अब आवाज़ दे रहा हूँ, प्रोफेसर रामबदन राय।